गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल विश्वास मैथ वाला। आज हम साइंस से बहुविकल्पी प्रश्न लाए हैं। 20 नंबर की सीरीज है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसमें से आप 20 प्रश्न में से यदि आप 17 नंबर ला देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही है। और यदि इससे कम लाते हैं तो समझ लीजिए कि अभी मेहनत करने की अभी और आपको जरूरत है। ठीक, तो आइए हम आज प्रश्नों को सभी एक एक करके बारीकियों से देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए, अगर आज 20 प्रश्न आप देख लेते हैं तो इसमें से श्योर आपके आंसर क्यू में जरूर फंसेगा, एमसीक्यू में जरूर फंसेगा, जो पेपर में जो आएगा वो। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम। कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि तारों का टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो आकाश में तारे होते हैं उनके टिमटिमाने की घटना किस सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन कह रहा है अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे, इनमें से कोई नहीं। समय दिया जा रहा है आपको 2 सेकंड का। देखिए, चलते हैं, बताते हैं प्रश्न। ठीक, अपवर्तन के सिद्धांत, ये आपका सही आंसर अपवर्तन के सिद्धांत पे होगा। क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है कि मार्ग हमेशा बदलता रहता है, पथ क्या होता रहता है, विचलित होता रहता है। प्रकीर्णन का सिद्धांत ऐसे भी नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण एक कलरों में होता है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही कट गया आप सब। ठीक, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर ही तारों का टिमटिमाना होता है। क्योंकि आकाश में जब तारे दिखते हैं तो उसमें से हमेशा माध्यम क्या होता रहता है, बदलता रहता है। माध्यम बदलने के कारण ही आकाश में जो तारे होते हैं हमें टिमटिमाता दिखाई देते हैं, बदलता है, कभी बुझते कभी जलता है। तो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कि ये शब्द बहुत मोस्ट होता है, केवल वर्ड। केवल यदि प्रश्न में जुड़ गया तो समझिए कि वो मोस्ट हो गया, कुछ न कुछ अलग से कह रहा है। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का एक और नाम होता है बेटा, आभासी। आभासी, काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक के दर पे आभासी भी दे सकता है कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो बात कर रहा है लेंस की। ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल व उत्तल दोनों, और कह रहा है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। उत्तल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। बात देखा जाए, आप बताइए इसे देखकर। ये उत्तल नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक आभासी। उत्तल क्या करता है, ये दोनों बनाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता जो शक्ति होती है उसको हम डायोप्टर में नापते हैं। किसको, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता वाले, है ना, 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब एफ दिया है 1 सेंटीमीटर। एक फार्मूला बनता है क्षमता निकालने का, एक फार्मूला बनता है क्षमता निकालने का, होता है
P बराबर देखो बेटा, दो तरह से इसमें होता है। यदि ए फोकस दूरी मीटर में दिया हो, फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो फॉर्मूला क्या सेट होता है। अब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, मतलब सेमी में दिया हो, तब के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। दो सिस्टम होता है। यहां कहा है कि फोकस दूरी किसमें है, सेमी में है। फोकस दूरी सेमी में है तब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और मीटर में है तब के लिए क्या फॉर्मूला होगा। आओ देखते हैं। देखो ऐसे के बंद करा था। फोकस दूरी दिया है किसमें, सेंटीमीटर में दिया है। दो तरह से देख सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है और मीटर में दे सकता है। तो अगर मीटर में देगा तो क्या फार्मूला होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या फार्मूला हम लोग लिखेंगे। जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर 1/F। ये मीटर में, यदि फोकस दूरी किसमें दिया हो, मीटर में, यदि फोकस दूरी मीटर में दिया हो तब के लिए फार्मूला होता है 1/F। अगर वही सेंटीमीटर में दिया हो, फोकस दूरी किसमें दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो ये होता है 100/F। ये सेंटीमीटर में है। ये दोनों फार्मूला लागू होता है। मीटर में दिया हो तो P बराबर 1/F, और सेंटीमीटर में जब दिया हो तो 100/F, है ना। अब यहां देखो फार्मूला में, सूत्र सवाल में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है, तो हमें इस फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। इस फार्मूला को लगाते हैं तब लेंस की क्षमता पता चल जाएगी। तो P बराबर 100/F। F का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है ना। तो अब 100 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 100 डायोप्टर। 100 डायोप्टर आ गया ना। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कितना कहीं दिया है 100 डायोप्टर। देखते हैं इसमें A-1 डायोप्टर हो गया, नहीं, A-2 डायोप्टर हो गया, 1 डायोप्टर। ये तो सभी गलत हो रहे हैं क्योंकि वहां आया है 100 डायोप्टर। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया बाबू। ये भी देखो, ये भी गलत है ना, 1 डायोप्टर। इनमें से कोई नहीं। 100 डायोप्टर है, इसमें 100 डायोप्टर कहीं दिया है नहीं ना। तो लास्ट विकल्प क्या आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही हो जाएगा आपका। और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि ताप पर जल का आयनिक गुणनफल है। बहुत मस्त प्रश्न है ये वाला। ताप पर जल का आयनिक गुणनफल है, इसको देखते हैं हम, इसका भी हम करेंगे। कह रहा है कि ताप पे जल का आयनिक गुणनफल है ना। तो देखो जल के हाइड्रोजन आयन में कितना होता है और हाइड्रोक्साइड आयन में कितना होता है, यहीं से निर्माण होता है जल को। हम H2O को आवश्यकता अनुसार हम HOH लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम HOH लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं हम। अब इसको याद कर लेना। तो 10⁻⁻7 इसका होता है, और जल का आयनिक गुणनफल हाइड्रोक्साइड में होता है 10⁻⁻7। तो ये अगर हम इसको करेंगे तो क्या गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। ये गुणा में घात जुड़ेगा तो 7 कितना हो जाएगा, -14। आपका ये आंसर है 10⁻⁻14। कहीं देखते हैं, हाँ, ए बी इज द राइट आंसर। बी वाले में है, ए सब गलत है बेटा, इसको हम काट देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1-1 मिनट का सभी प्रश्न है। यदि 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्न का मतलब 20 मिनट से कम लगाना पड़ेगा आपको, तब इधर से समय बचाते जाएंगे तो आगे चल के आपको इसमें काम देगा। अब लिखा है 5वां क्वेश्चन, किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। किस धातु का मतलब पहले मिट्टी का तेल जो मिलता था नहीं, उसकी बात कह रहा है। किस धातु को
किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। यदि इसको उसमें डुबा के नहीं रखेंगे तो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको बेटा, बहुत भयंकर इससे दुर्घटना घट सकती है ये, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, कह रहा है ऑप्शन में सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनमें से कोई नहीं। तो दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हम किरोसिन में मतलब मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। एक होता है बेटा सोडियम यानी एक होता है पोटेशियम। यही दो धातुएं हैं जिनको हम किरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये बहुत विस्फोट कर देती हैं। ऐसी धातुएं हैं दो, सोडियम और पोटेशियम, जिनको हम किरोसिन में डुबा के रखते हैं बेटा। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है आपके, सोडियम, पहले ही मिल गया सोडियम, मतलब ए इज द राइट आंसर। और आगे देख लेते हैं, मैग्नीशियम है, ये तो गलत है क्योंकि मैग्नीशियम लिखा नहीं है, जिंक तो है नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपका सोडियम धातु है जो किरोसिन में डुबा के रखी जाती है। देखो बेटा किरोसिन में डुबा के रखी जाती है सोडियम धातु को। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब होता है, ये तो मजाक किया है आपके प्रश्न में देखकर। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है मैं बताया हूं, नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। अगर यही पूछ दिया होता कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगर यही पूछ दिया होता कि काल्पनिक, अगर काल्पनिक पूछता तो मैं बताया हूं अगली वाली वीडियो में कि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही नाम है। आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही नाम है। प्रश्न में आपको आभासी दे या काल्पनिक दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम दोनों आभासी और काल्पनिक एक ही शब्द हैं। आभासी कहे तो भी सीधा, काल्पनिक कहे तो भी सीधा। यदि यही कह दे वास्तविक, यही प्रश्न पे कह देता हूं वास्तविक प्रतिबिंब, अब कह देता वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अगर कह देता आपको तो क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बेटा हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मगर यहाँ कहा है आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इज द राइट आंसर हो गया आपका। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा कभी नहीं बनेगा। आभासी कहे या काल्पनिक कहे सीधा बनता है प्रतिबिंब, अगर वास्तविक है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो सभी को आता है बच्चे। अब इसको जवाब दो तो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये दो नियम होते हैं बेटा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। इस पे समय मत दीजिए, आप तुरंत करिए और आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आठवां प्रश्न। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत, एक वर्ड मिला है हजामत। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए हम समझे इसको बोला जाता है हजामत। तो ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। ऑप्शन डी का है कि सभी दर्पणों का प्रयोग होता है हजामत के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने में। तो बेटा समतल दर्पण तो पहले नहीं होगा। ठीक ठीक, जब समतल कट गया तो ये कट गया, सभी कट गया। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तो सभी पता कि सीधा और छोटा बनाता है। ठीक, सेविंग के लिए उत्तल दर्पण तो छोटा होगा नहीं। ठीक, ये देखो अब बचा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। तो हजामत के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये छठवां केस में सीधा और बड़ा बनाता है, सेविंग के लिए बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया, ए इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत के लिए। अब कह रहा है प्रश्न 9 कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, ये प्रश्न में कहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, पहले गलत हो गया, ध्वनि तरंग। परावैगनिक किरण कोई नहीं, एक कटा। ठीक, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस रूप में चलती है, किस तरंग के रूप में,
विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में रहती है। ये कट गया, परावैगनिक किरणें कट गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। क्या दर्पण का सूत्र है? दर्पण का एक ही सूत्र होता है बेटा, दोनों दर्पणों के लिए, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हुए। तो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दोनों दर्पण के लिए होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों दर्पण के लिए फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक ठीक ना। तो वो देखो, अब यही है दर्पण सूत्र। ठीक, तो अब इसको ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में है कहां। ठीक ना, देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो लग रहा मिल गया है ना। एंड मतलब ए इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन पहले ही मिल गया, मगर आगे भी दे सकते हैं। इसमें माइनस है, वहां माइनस है नहीं, इसमें यहां माइनस लगा दिया है, ये भी कट गया इस तरह, ये भी ये तरह कट गया, और यहां लास्ट में माइनस लगा दिया, ये भी कट गया ना। तो ए इज द राइट आंसर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। कह रहे 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटना है और प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि 10 ओम का तार है, आज इसको 5 बराबर भागों में क्या कर दिया है, 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। पहले 10 ओम का तार खींच लेते हैं हम। देखो ये 10 ओम का तार है बेटा, मान लेते हैं। ठीक, ये 10 ओम का तार है। कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को कितने भागों में, कह रहा है 5 भागों में काटना है। काटते हैं, 1 2 3 4, ये 5 हो गया है। 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में काट दिया कि नहीं। 10 ओम प्रतिरोध के तार को, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों, 5 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो गया, यहाँ 10 होना चाहिए, है ना। तो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया बेटा, 2 ये 2 ये 2 ये, 2 4 6 8 10, 10 ओम का प्रतिरोध है कि नहीं, 10 ओम। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम, प्रत्येक का 2 ओम, 2 ओम हुआ कि नहीं। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 2 ओम होगा बेटा। अब देखते हैं इसमें 2 ओम दिया है कहीं, 10 ओम, ये तो यही ऑप्शन से उतार दिया है तो गलत हो गया। 5 ओम, ये भी गलत हो गया। 2.5 ओम नहीं, अगर ये नहीं हुआ होता, दशमलव देके 5 कर दिया है तो ये गलत कर दिया है, उसमें 2 ओम है, ये भी कट गया। अब लास्ट ऑप्शन पर इनमें से कोई नहीं, मतलब डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। कितना लोग दिमाग लगाए होंगे यहाँ पे, 2.5 ओम, बट 2.5 ओम नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 2 ओम आ रहा है। ठीक, तो 2 ओम इसमें कहीं दिया नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं चुंबकीय बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या होगा इसमें से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़े हैं ना आप। तो आपका होगा चुंबकीय बल की दिशा, यानी ए इज द राइट आंसर, चुंबकीय बल की दिशा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। चलो बाबू आओ देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो विद्युत बल्ब की शक्ति ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब है जो कि 200 वोल्ट के स्रोत से जल रहा है, मतलब भी कितना दिया है, इसको हल कर देते हैं। भी दिया है आपका 200 वोल्ट, ठीक 200 वोल्ट दिया है, और कह रहा है धारा मतलब आई, आई कितना दिया है 1 एम्पियर, ये था ना 1 एम्पियर, आई 1 एम्पियर दिया है, और कह रहा है विद्युत बल्ब की शक्ति मतलब ई सामर्थ्य, यही ना। तो एक फार्मूला होता है बेटा, P बराबर भी
आई के। P बराबर क्या होता है, VI फार्मूला होता है। तो इसी से हम ज्ञात कर लेते हैं V का मान कितना दिया है 200, I का मान दिया है 1, अर्थात P कितना आ गया 200 वाट। 200 वाट। अब देख दिया है 200 वाट ऑप्शन में, 100 वाट गलत। ऑप्शन बी राइट आंसर, 200 वाट नहीं है। आगे देख लेंगे 50 वाट 400 वाट, ये सब दोनों गलत है, क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद 200 वाट आया ना, तो यही हमें ऑप्शन में देखना है, 200 वाट ही हमें ऑप्शन में देखना है। तो यही मिल गया, साफ साफ मिल गया 200 वाट। 100 वाट है गलत है, 500 वाट गलत है, 400 वाट गलत, 200 वाट है तो वही राइट आंसर होगा आपका। कह रहा है 14वां प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ये पूछ रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, आप बताएंगे। देखिए समय का तो होगा नहीं, कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड, तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया, समय का मात्रक सेकेंड होता है बेटा, सेकेंड। तो ऑप्शन पहला क्या हो गया, कट गया, ऐसे ही कट गया है। अब ऑप्शन पहले कट गया, समय का मात्रक सेकेंड। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम मतलब केजी है ना, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ऐसे ही ऑप्शन भी कट गया। अब आती है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। शक्ति एक और देख, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य, सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य एक ही होता है बेटा। शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। तो ये भी गलत गिर गया, मतलब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा आपका, सी सही होगा। विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया होता, ये ऑप्शन दिया होता इतना ये प्रश्न में कि यूनिट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो भी हम इसको ही मानते, विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 क्वेश्चन। कह रहा हीटर का तार बना होता है, मतलब हीटर में जो तार लगा रहता है बेटा, हीटर में तार वो किसका बना होता है, हीटर में जो तार लगा रहता है, वायर किया जाता है इस तरह गोल गोल लंबा, वो किसका होता है, तांबे को होता है, पीतल को होता है, नाइक्रोम का होता है, लोहा का। लोहा का तो पहले ही नहीं होगा, ध्यान देना बेटा, लोहा का नहीं होगा। उसको पहले ही काट दो उसको, तांबे का नहीं, ये नाइक्रोम का होता है बेटा। किसका होता है, नाइक्रोम। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 प्रश्न। करें 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। इसको भी हल करा देते हैं बेटा। देखो कह रहा है कि किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, यही ना, हम इसको छोटा में लिखेंगे किलोवाट घंटा, यही किलोवाट घंटा। कह रहा है कि इसमें कितना जूल होता है, किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो पहले देख लेते हैं हम इस किलोवाट घंटा को। तो 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है बेटा 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और ध्यान, 1 घंटा में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 1 घंटा में देखते हैं कितना सेकेंड होता है, पता है सभी को, 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है बेटा, ध्यान देना इस बात को। अब पूरा कर है 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो मतलब 3600 गुणते 1000, इसको वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड को हम जूल भी कहते हैं, वाट इंटू सेकेंड को जूल भी कहते हैं, वाट इंटू सेकेंड को हम जूल भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। दो इसको यहां से देखो जरा, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है बेटा,
ठीक। 1 घंटा में होता है तुम्हारा 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। और हमें ये पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो इसको हम हल कर देते हैं, मतलब 3600 गुणते 1000 वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को हम इसके स्थान पे हम जूल भी लिख सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड का स्थान पे हम जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मात्रक यही भी होता है बेटा। तो इसको हल कर देते हैं, तो 36, अब देखो गुणे में इसको इस तरह लिख दो, 2 हो गया यहाँ, और गुणे इसको हम कैसे करते हैं 1 2 3, इसको कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान दो 3 ये हो गया। ठीक, तो हल करेंगे तो 36 गुणे 10 पे घाते 5 जूल, ये भी हो सकता है। अब देखो इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है ना। अब देखो, अब इसको और हल करना चाहोगे तो इस तरह 3.6 गुणे 10 पे घाते, अब देखो एक और बढ़ गया ना, तो ये 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल, क्योंकि एक कोटिमान का नियम यहाँ लगता है बेटा। यहाँ क्या लगता है, कोटिमान का नियम लगता है बेटा यहाँ। तो 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल है, कहीं देखो ये 3600 जूल है, गलत काटते चलो। ये 3 है घात में, गलत काटो, वहाँ 6 घात में, देखो दो, ये 5 है, ये भी गलत है बेटा। यानी लास्ट ऑप्शन यानी डी इज द राइट आंसर। 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो सबसे आसान पे है भाई, इसको तो सभी लोग हल कर लोगे, है ना। इसको क्या माने, टंगस्टन का होता है बेटा, टंगस्टन का इज द राइट आंसर। टंगस्टन, फिलामेंट में टंगस्टन लगा होता है, बस। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है, किस रूप में चलता है। मतलब यही साफ सबका है कि तार में विद्युत धारा किस रूप में प्रवाह होती है, किस रूप में प्रवाह होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में, प्रोटॉनों के रूप में, न्यूट्रॉनों के रूप में और आयनों के रूप में। ठीक, कह रहा इलेक्ट्रॉनों के रूप में, प्रोटॉनों के रूप में और न्यूट्रॉनों के रूप में और आयनों के रूप में बेटा। तो जानते हो जब चालक तार में धारा जब बहती है बेटा, चालक धारा जब बहती है ना, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। क्या बहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा, चालक तार में धारा प्रवाहित होती है इसमें। तो देख तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है बेटा। इसमें ज़्यादा समय मत दो आप, जो मिला तुरंत मारते निकले, समय बचाना पड़ता है बेटा। आयनों द्वारा नहीं, प्रोटॉनों द्वारा नहीं, न्यूट्रॉनों द्वारा नहीं, ये सब तुरंत काटो और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मार के निकलो। क्योंकि समय देखो, यहाँ से समय हम चुराते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न से हम समय चुराते हैं, समय बचाते हैं, ताकि अगले प्रश्न में हम समय लगता है वहाँ बेटा। ठीक ना। अब आगे 19वां प्रश्न देखते हैं। धारा का एसआई मात्रक है, देखो 19 और 20, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से देखो भुलवाने का तरीका है। बोर्ड में जब आता है पेपर तो थोड़ा सा शब्दों की मार करता है, शब्द घुमा देता है और बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। देखो प्रश्न 19वां और 20वां देखो, कह रहा है कि धारा का एसआई मात्रक है और कह रहा है धारा के परिमाण का मात्रक है। देखो एक शब्द जोड़ा है, धारा के परिमाण का मात्रक है, और यहाँ कहा है बेटा कि धारा का एसआई मात्रक है। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, धारा का एसआई मात्रक और धारा के परिमाण का मात्रक, दोनों का आंसर एक ही है, बट शब्द की मार, यहाँ परिमाण लगा दिया है, यहाँ एसआई मात्रक लगा दिया है। तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ये तो बेटा सभी जानते हैं, इसमें समय मत दुआऊं। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। देखो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, यहाँ जूल। कार्य का मात्रक, देखो कार्य का मात्रक क्या बेटा, जूल। ठीक, और देखो बस ना, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध। हम सभी की इकाई बता दिए बेटा, प्रतिरोध का मात्रक ओम किसका मात्रक होता है,
प्रतिरोध का, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक है, और बचा एक एम्पियर, ये धारा का मात्रक है। किसका बेटा? ये धारा का मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक, हम पूरा सभी ऑप्शनों का एनालिसिस कर दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं 20वां प्रश्न। धारा के परिमाण का मात्रक बेटा, ये भी इसमें समय मत गवाओ आप, ये भी क्या है? एम्पियर बेटा। ठीक, अब एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक ना? एक प्रश्न आपको हम होमवर्क में देते हैं और कमेंट बॉक्स में आप उसको रिप्लाई दीजिएगा। हाँ, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक, और इसका जवाब हम कमेंट में देखेंगे, ठीक ना? कह रहा है कि जो कूलाम प्रति सेकंड किस राशि का मात्रक है, इसका जवाब हमें कमेंट में आप लोग दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विश्वास मैथ वाला। ठीक, धन्यवाद।